नागरी लिपि के पिछले वीडियो में अर्थात नागरी लिपि के पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम आपको 7वें नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको 7वां नंबर क्वेश्चन से आगे बतलाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो इसका जवाब होगा उत्तर भारत के इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि उत्तर भारत का जो इस्लामी शासन की नींव डालने वाला महमूद गजनबी था, जिसके लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम लोग नागरी लिपि के कुछ शब्द देखते हैं। मुहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नागरी शब्द जो है वह मोहम्मद गौरी के ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द लिखवाए थे या नागरी शब्द खुदवाए थे। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका यही कहता था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। ठीक है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। ध्यान रखिएगा, पालताडित्कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, को नगर कहते थे। ठीक है, पाटलिपुत्रम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। ठीक है, नागर शब्द या नागरी शब्द जो है वह उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। पटना को देवनगर क्यों कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो देवनागरी नाम क्यों पड़ा नागरी लिपि को, इस संबंध में लेखक यहाँ पर बतलाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसका व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया और देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है, पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने इसे क्या बतलाया है। मतलब पटना से जो देवनागरी लिपि का संबंध है उसके बारे में यहाँ पर लेखक क्या बतलाते हैं। तो यह सत्य है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। सेम ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग देखे उसी तरह का क्वेश्चन है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पालताडित्कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। ठीक है, पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है।
ठीक है, नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। देखिए यह सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें पूछ रहा है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहना है, इसे बतलाना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। मतलब विद्वानों का यह मानना है कि जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई वह पटना शहर के नाम पर ही हुई, क्योंकि पटना में ही पहले नागर या नागरी शब्द भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। लेखा का इशारा यहाँ पर पटना की तरफ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। हम आपको ऊपर भी बताए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। और देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी लिपि नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब जो पूरे देश में चलता था। तो ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। कब से कब तक? तो 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी, तो 8वीं से 11वीं सदी तक। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। ठीक है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं। कहने का मतलब कि गुणाकर मूल्य जो इस चैप्टर के लेखक हैं वह इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं। तो देखिए इसका जवाब होगा कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। नागरी लिपि के साथ साथ बहुत सी अनेक प्रकार की प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। मतलब हिंदी साहित्य जो है वो 8वीं-9वीं सदी से ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय से ही नागरी लिपि शुरुआत हो गया था, देवनागरी लिपि आ गया था। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लेखक बताए हैं कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म हुआ। तो यहाँ पर नागरी लिपि के साथ साथ आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला इत्यादि आदि भाषा का जन्म हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ठीक है, अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 2-3 प्रतिहार शासकों के नाम बताइए, तो आपको वहां पर लिखना है मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि। मिहिर भोज जिनका जन्म 1840 में और मृत्यु 1881 ईस्वी में हुई थी, उनकी ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, मिहिर भोज का जन्म 1840 में और मृत्यु 1881 ईस्वी में हुआ था। उनकी ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि जो है वह संस्कृत भाषा में है। तो यही गुर्जर प्रतिहार के बारे में कुछ जानकारियां थी जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, जो इस चैप्टर का शायद सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निबंध के आधार पर मतलब इस चैप्टर के आधार पर, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि यह एक प्रकार का निबंध है, नागरी लिपि जो है वो एक प्रकार का निबंध है, इसलिए पूछ रहा है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर होगा निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। तो देखेंगे 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों पर नागर
अक्षर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 11वीं सदी में, याद रखिएगा, 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं और 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि केरल के सिक्कों पर कौन सा शब्द लिखा हुआ रहता था, केरल के शासकों के सिक्कों पर कौन सा शब्द लिखा हुआ रहता था। तो आपको उत्तर बताना है वीर केरलस्य। ठीक है, वीर केरलस्य शब्द लिखा हुआ रहता था केरल के शासकों के सिक्कों पर। ठीक है, तो दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलयम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। ठीक है, या इसे ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण से जो प्राप्त हुआ बरगुन का पलयम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। हम आपको ऊपर भी बताए विक्रमादित्य के समय में नागरी लिपि, जिसे बाद में देवनागरी के नाम से भी जोड़ा गया, क्योंकि जो विक्रमादित्य थे उनको देव के नाम से बुलाया जाता था, इसलिए उस जो भाषा था, वह लिपि था, उसका नाम देवनागरी पड़ गया। तो विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। ध्यान रखिएगा, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी और 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। ठीक है, 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली वह भी नागरी लिपि में है। 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दान पत्र भी नागरी लिपि में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको यह बता रहा है कि नागरी लिपि का कालक्रम, मतलब कब से कब तक नागरी लिपि का संबंध जो है वो हमारे इतिहासों में मिलता है। नागरी लिपि का जो संबंध है उसका प्रमाण कब हमको मिला, कैसे मिला, तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखें कि 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दान पत्र भी नागरी लिपि में प्राप्त हुआ और 850 ईस्वी में 850 ईसा पूर्व में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है, जो भी नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना। ठीक है, इन गणितज्ञ का नाम आप हो सके तो याद रखिएगा, ऐसे उतना कोई यह जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैन गणितज्ञ भी आप अगर यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं क्वेश्चन में तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना जो मिलती है वह भी नागरी लिपि में ही मिलती है। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें कि नागरी लिपि का कौन सा प्रमाण जो है हमको कैसे कैसे मिला, कितने ईसा पूर्व पहले मिला और कब तक मिला। तो इसी के बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। तो चलिए, आपका यहीं पर आपका जो ये चैप्टर है नागरी लिपि वह समाप्त हो जाता है और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।